आधी रात चीन की हड्डी तोड़ पिटाई, कुटाई और धुनाई सब हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब फौज के जरिए दिया है चीन को इस बार, और ऐसा जवाब दिया है कि चीन और जिनपिंग हमेशा याद रखेंगे भारत की सेना ने कैसे कुटाई की है। अगली तस्वीर दिखाई इस तरह, ये आप जो देख रहे हैं कुछ इस तरह से, पुरानी तस्वीर है, इस तरह से गिरा गिरा कर पीटा गया है। और ये देख रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर है, ऐसे ही कूटते हैं भारतीय सेना ने, ऐसे ही चीनी घुसपैठियों को मारा है जो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये जो तस्वीर, अगली तस्वीर प्ले कीजिए, ये देखिए, एक को पीटा है, ये जो देख रहे हैं गिरा गिरा के पीटा है, ठीक इस तरह से देखिए, और इतना पीटा है कि मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता, धुंधली की है कि खून निकल आया, चीनी सैनिक को मारा है, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं, ये नीचे पड़ा हुआ है चीनी जवान जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अब ये देखिए जरा, इस शख्स की पिटाई हुई है और पिटाई के बाद देखिए उसके पट्टी बांधी गई जहां खून निकला है, जमकर वसूली ली गई है पूरी, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कहां ये मारपीट हुई है, ये पहली बार आप टीवी पर देखने जा रहे हैं, नजदीक से दिखाइए, ये चीन की सड़क जा रही है, ये पूरी चीन की सड़क है, और इस सड़क के दूसरी तरफ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सड़क से 17,000 फीट पर इस जगह पर यह घुसपैठ हुई थी, इस जगह भारतीय जवानों ने मारा है, पीटा है और खदेड़ा है। यहां पर यह 17,000 फीट पर, वजह यह कि यह तवांग, इस जगह से आप पूरा अरुणाचल दिखता है, इस जगह से आने के बाद चीन चाहता है अरुणाचल पर नजर रख सके, इसलिए भारत ने भगाया है, भारतीय सेना यहां रहती है। अगली तस्वीर दिखाई, कुटाई किससे हुई है ये आपको दिखाने जा रहे हैं कि किससे। ये जो आप रॉड देख रहे हैं, इसी तरह के रॉड, इसी तरह के लोहे के रॉड होते हैं, देख रहे हैं कांटे लगे हुए हैं, ये भी लोहे के कांटे हैं, एक एक रॉड में 10-10 कांटे, 20-20 कांटे ऐसे लगे रहते हैं। ये रॉड सेना के जवान लेकर चलते हैं गलवान के बाद, इसी तरह से जवाब अब चीन को दिया जा रहा है, इन रॉड से कुटाई हुई है। सोचिए जब ये कांटे लगे रॉड से पिटाई हुई होगी तो हालत क्या होगी चीनी जवानों की। और एक बड़ी बात आपको बताऊं कि आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि सीमा पर जवानों के पास बंदूक क्यों नहीं होती, गोली क्यों नहीं चली, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा समझौता है भारत चीन के बीच, उसके बारे में बताऊंगा। पहले बताता हूं कैसे हड्डी तोड़ी गई, कैसे भारतीय जवानों ने हड्डी तोड़ी है, ये मैं दिखाना जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से कुटाई हुई है और गिरा कर भारतीय जवानों ने मारा है, ये देखिए गिरा कर, और ये जो डंडे आप देख रहे हैं, इसी तरह के डंडे कांटे लगे होते हैं, ये नहीं लेकिन इसी तरह के होते हैं जिससे पिटाई हुई है, और ऐसी पिटाई हुई है कि चीन हमेशा याद रखेगा। 9 दिसंबर को, दरअसल पूरी इनसाइड स्टोरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। 9 दिसंबर देर रात चीन ने एक नापाक साजिश की। साजिश ये कि रात के अंधेरे में चोरी चोरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने की कोशिश की, इसे पार करके हम भारत में घुस जाएं। अंधेरे और जंगल का फायदा उठाना चाहता था चीन। हुआ क्या कि देर रात, सोचिए रात को, देर रात 2:45 पर तवांग सेक्टर में घुसपैठ की। गुप्त अंधेरा, इन्हें इल्म था कि शायद भारतीय जवान सो रहे होंगे वरना ऐसी बख्शिश नहीं मिलती। कटीले लाठी डंडे लेकर ये चीनी जवान भी इन्हीं लाठी डंडों के साथ आए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि भारतीय शेर पहले से तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। जिनपिंग के जवानों के पास इलेक्ट्रिक बैटन भी थी, यानी इलेक्ट्रिक बैटन जिसमें करंट निकले। भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार बैठी थी, मानो इंतजार कर रही है, आओ हम जवाब देते हैं। भारतीय जवानों के पास भी इस बार लोहे की रॉड थी, ठीक इस तरह से लोहे की रॉड पर कटीले तार चारों तरफ से लगे होते हैं, देखिए जरा कटीले तार लगे होते हैं इस रॉड पर, पूरी रॉड पर। चीन से ज्यादा रॉड भारतीय सैनिकों के पास थी इस बार। बिल्कुल इनको इल्म नहीं था कि भारत ने इनसे ज्यादा तैयारी कर रखी है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ करते ही जवान टूट पड़े, ऐसे टूटे और उसके बाद ऐसे पिटाई की। चीनी सैनिकों पर भारतीय जवानों ने जोरदार हमला बोला, गिरा कर मारा है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यही आलम था तवांग में भी। भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को खूब पीटा। हमले में कई चीनी सैनिकों की हड्डियां भी टूट गई हैं, ऐसी मार पड़ी है कि हड्डियां तक टूट गई हैं। झड़प में चीन के 30 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए और देर रात, सोचिए 2:45 पर
ये घुसे और 3:15 तक झड़प चलती रही, यानी आधे घंटे तक ये मारपीट कुटाई चीन के सैनिकों की पूरी सेवा की गई। उसके बाद करीब आधे घंटे ये हुआ। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी जवानों के साथ ये मारपीट हुई। 600 चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने उसके बाद खदेड़ दिया। जब ऐसा स्वागत हुआ उसके बाद चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। एलएसी पर यथास्थिति हटाने की साजिश रच रहे थे कि वहां जाकर कब्जा कर ले, उसके बाद कहीं ये जगह हमारी है। भारत के एक पोस्ट को हटाना चाहता था चीन। दरअसल सुबह 3:30 बजे अतिरिक्त जवान फौरन भारत की तरफ से जवान पहुंचे तवांग पर। झड़प के 30 मिनट के अंदर जवान और मौके पर पहुंच चुके थे। यह तेजी आई है तब में और अब में कि टाइम नहीं लगता है, मिनटों में फोर्स बॉर्डर पर होती है, जितनी चाहिए उतनी। चीनी सैनिकों से निपटने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई। खासतौर पर यह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। भारतीय सैनिकों ने इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। इजरायली मार्शल आर्ट, इससे एलएसी पर चीन को करारा जवाब दे रहे हैं भारतीय जवान। पेट्रोलिंग के दौरान फायरिंग ना हो इसकी कोशिश रहती है। इसीलिए आप देखिए जवानों के पास हथियार नहीं है। आपने सोचा होगा कि गलवान में भी लड़ाई हुई, हाथ पैर से गोली नहीं चली, यहां भी गोली नहीं चली क्योंकि जवानों के पास बंदूक होती नहीं है और इजाजत भी नहीं। चीनी सैनिक डंडा, करंट वाली छड़ी, मिर्ची पाउडर अपने साथ रखते हैं और एलएसी पार करने पर बिना फायरिंग के चीन को सबक सिखाते हैं। एलएसी को लेकर आपको बताऊं, भारत चीन में 1993 और 96 में समझौता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये जो समझौता था 1993 के समझौते में एलएसी पर शांति की बात है कि एलएसी पर शांति रहेगी। दोनों ओर के सैनिक एलएसी को पार नहीं करेंगे और एलएसी पार करने पर आगाह करने के बाद लौट जाएंगे कि आप आगे मत आइए, हमारी सीमा है, और वापस लौट जाइए। 1996 के समझौते के मुताबिक सीमा पर गोलीबारी नहीं होगी, इसीलिए गोलियां नहीं चली। एलएसी के 2 किलोमीटर के अंदर बंदूक की अनुमति नहीं है और इसलिए गलवान में भी बंदूक नहीं चली और तवांग में भी नहीं चली। रासायनिक हथियार रखने की भी अनुमति नहीं है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी बता रहे हैं कि शेर को इस बार दरअसल 1.25 शेर मिल गया और इलाज हो गया। सुनिए। हमारी फौज जब भी ऐसी कोई कायराना हरकत चीन करता है, जैसे को तैसा जवाब देता है, शेर का 1.25 शेर जवाब मिलता है। ठीक है, वो हमारे लड़कों को अभी आदेश है कि जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड है उसके तहत फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वो लोग बगैर फायर आर्म का इस्तेमाल किए दांत खट्टे कर रहे हैं, दांत तोड़ रहे हैं। अगर हमारे 6 जवान घायल हुए हैं तो चीन के 30 घायल हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है साहब कि ये टंटा अब हमको खत्म करना पड़ेगा। आई थिंक भारत ने बहुत संयम दिखा दिया है चीन के साथ। लद्दाख 2.5 साल हमने यही तमाशा हम देखते रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब चीन को मिलता रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। लगता है उसको ज्यादा जो कड़वी मेडिसिन की जरूरत है। तो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि चीन को कड़वी दवा की जरूरत है। तो क्या चीन को कड़वी दवा मिल चुकी है? क्योंकि चीन को जवाब देते नहीं बन रहा। देखिए इस पिटाई के बाद चीन जवाब क्या दे रहा है। चीन कह रहा है, चीन ने एक बार फिर बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। चीन का रिएक्शन है इनके सैनिकों की पिटाई के बाद भारत पर एलएसी क्रॉस करने का इल्जाम लगाया। कह रहा है कि भारत क्रॉस कर रहा था। कहा है कि भारत ने विवादित सीमा क्रॉस की है, भारत ने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया है, सीमा क्रॉस कर चीनी सेना के काम में बाधा डाली है, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते नया गतिरोध पैदा हुआ। लेकिन अब वहां हालात स्थिर हैं। चीन सोचिए ये बात कह रहा है, ये सही नहीं है। ये बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ये जो पिटाई हुई है ये पूरी दुनिया में छप गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये गलवान की लड़ाई मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो डंडे होते हैं इन्हीं डंडों से पिटाई होती है। लेकिन ये जो पिटाई हुई है चीन के जवानों की, पूरी दुनिया के अखबार में सुबह छपी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। दुनिया के बड़े बड़े अखबार ये आप देख रहे हैं। बीबीसी में, बीबीसी से लेकर कोई ऐसा देश नहीं जिसमें न छपा हो कि चीन के जवान को भारतीय जवानों ने पीट दिया है। देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वॉशिंगटन पोस्ट में क्या लिखा है। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का अखबार जिसने लिखा, सुबह छपा
जब जिनपिंग के जवान की कुटाई हुई तो वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा 9 दिसंबर को भारत चीन के सैनिक भिड़े, दोनों देशों के कुछ जवानों को हल्की चोटें आईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का हवाला दिया उन्होंने, चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा। बीबीसी ने लिखा, तवांग सेक्टर में भारत चीन के बीच झड़प हुई और भारत की तरफ से 6 जवान घायल हुए हैं। चीन ने घायल सैनिकों का आंकड़ा नहीं दिया है। चीन वैसे ही जैसे गलवान में मारे गए जवानों के बारे में खामोश रहा, आज तक दुनिया को नहीं पता, वैसे ही अपने जवान जो घायल हुए हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा है, इलाज भी करा रहा नहीं पता। झड़प में एक और हांगकांग का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपा, झड़प में चीन के कई सैनिक घायल हुए हैं। भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा नुकसान हुआ है और अमेरिका में चीन के दूतावास ने चुप्पी साधी हुई है। अगला अखबार DW, बॉर्डर पर 9 दिसंबर को भारत चीन की भिड़ंत हुई। चीन के जवान बॉर्डर के काफी करीब आ गए थे और इसके बाद भारत के सैनिकों ने उन्हें खदेड़ा है। डॉन, पाकिस्तान का डॉन लिख रहा है, भारत चीन के जवानों की तवांग में झड़प हुई और अमेरिका के युद्धाभ्यास की वजह से झड़प हुई। देखिए, पाकिस्तान लिख रहा है भारत और अमेरिका दरअसल बॉर्डर के पास रिहर्सल कर रहे थे। उसका कहना है जिनपिंग को मिर्ची लग गई, झड़प में दोनों देशों के कुछ जवान घायल हुए, लेकिन अमेरिका और भारत के युद्धाभ्यास की वजह से यह झड़प की परिस्थितियां आई हैं। प्रफुल्ल बख्शी कह रहे हैं इस बार चीन को हमने उसी की भाषा में जवाब दिया है। सुनिए। चाइनीज को अगर ये पता चलने लग जाए कि भारत एग्रेशन नहीं दिखाएगा, बातचीत और वार्तालाप में ही बैठा रहेगा, तो वो ये खेल खेलते रहेंगे। तो चाइना को सबक सिखाने का यही तरीका है और हमको इस ऐसे मौके पर चाइना करता है तो उससे ज्यादा उसको दाव लगाना चाहिए कि ये मौका है कि हमको और जमीन हासिल करें। आप दूसरी जगह पे हासिल एंट्री कर दीजिए, आप यहां पे झड़प हो रही है, आप कहीं और एंट्री कर दीजिए, फिर चाइना को दिखाइए क्या हो रहा है। जब तक हम ये खेल नहीं खेलेंगे, चाइना कहेगा कि ये तो बुद्धू हैं, ये नौसिखिए हैं और या दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। ये चाइना को सोचना नहीं चाहिए। तो इस सोच को दूर करने के लिए भारत की जो नीति होगी वो इस समय जिसको कहते हैं ना कि आक्रामक नीति को अपनाना चाहिए। और पहली बार टीवी पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस जनरल को जिसने तवांग की साजिश रची। पहली बार आप देखने जा रहे हैं कौन सा जनरल है। यह है वो जनरल, जिनपिंग का ये जनरल है, इसका नाम है लिन जियांग्यांग। ये जो जनरल है, तवांग में षड्यंत्र इसने रचा, तवांग में सेना चीन की इसने भेजी, इसकी साजिश का हिस्सा था तवांग में घुसपैठ करना। यह जिनपिंग का करीबी जनरल है, पहली बार इसे आप देख रहे हैं। जिनपिंग ने इसे प्रमोट किया है तीसरी बार आने के बाद। और यह जनरल है कौन, इसका मकसद क्या है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये जिसे आप देख रहे हैं, यह है वो जनरल, जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं, जिसने ये तवांग का प्लान बनाया और ईस्टर्न थिएटर कमांड के सैनिकों ने घुसपैठ की है। ये जो कमांडर है, ये ईस्टर्न थिएटर कमांड का ही जनरल है। कमांडर लिन जियांग्यांग ने घुसपैठ का आदेश दिया था इस मामले में। पिछले साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका प्रमोशन कर दिया था। जिनपिंग ने कमांडर का जनरल पद के ऊपर पदोन्नति की थी। पहले लिन सेंट्रल थिएटर कमांड को संभाल रहे थे और इसके बाद ईस्टर्न कमांड का कमांडर बना दिया गया। यह तवांग ईस्टर्न कमांड की ओर आता है चीन से। गलवान में हार के बाद चीन ने कई कमांडर अपने बदल डाले थे और तभी से इस तरह की साजिश का अंदेशा था और जिनपिंग ने खास प्लान के तहत इसे कमांडर बनाया है। इसके बाद से जियांग्यांग घुसपैठ की साजिश रच रहा है, तवांग भी उसका हिस्सा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि चीन में हड़कंप मचा है और LAC पर चीन का झूठ सामने आया है। झूठ यह है कि चीन भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग से रोका है। यह चीन का कहना है। चीन का एक और फरेब सामने आ गया है कि भारतीय सेना ने रोका है और भारतीय सेना के रोकने की वजह से यह हालत हुई है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तवांग कैसी जगह है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ये तवांग की तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। ऐसा दिखता है ये तवांग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगह है।
तवांग में क्यों चीन घुसना चाहता है, कभी सोचा है आपने? तवांग पर चीन की क्यों नजर है? यह आज पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तवांग, आखिर चीन की नीयत तवांग पर खराब है क्यों। यह आप ग्राफिक्स देख रहे हैं। सामरिक तौर पर तवांग की जो चोटी है सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। अरुणाचल का सबसे पश्चिमी हिस्सा कहलाता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह तवांग मौजूद है। 17,000 फीट। तवांग से पूरे अरुणाचल पर नजर रखना आसान है और भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है तवांग। एलएसी से सटे चीन के हिस्सों पर नजर रखना आसान है, यानी जो चीन के हिस्से हैं, क्योंकि चीन की सड़क है, जहां जिनपिंग को खड़ा आप देख रहे हैं, तवांग के ठीक नीचे चीन की सड़क जाती है। यहां से चीन पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चीन तवांग पर इसलिए चढ़ना चाहता है कि तवांग पर चढ़ गया तो अरुणाचल पर नजर रख पाएगा, इसलिए भारत घुसने नहीं दे रहा। चीन के साथ भूटान का बॉर्डर भी तवांग से जुड़ा हुआ है। एलएसी क्रॉस करने का सबसे अहम पॉइंट यही है, तवांग के जरिए अरुणाचल कब्जाने का चीन का प्लान है। 1962 अगर आपको याद हो, पढ़ा हो आपने, तो 1962 की लड़ाई में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और युद्ध विराम के बाद तवांग को खाली किया। तवांग में चीनी झड़प की बड़ी वजह उस दौर में दलाई लामा हुआ करते थे। तवांग में छठे दलाई लामा का जन्म हुआ। चीन से बचकर 1959 में 1959 में तवांग आए थे दलाई लामा और तिब्बत के बाद तवांग में दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। तिब्बत संस्कृति का अंतिम बड़ा केंद्र है तवांग। तिब्बत संस्कृति खत्म करना चाहता है चीन और तवांग झड़प से भारत की तैयारी परखने की भी चाल थी चीन की। चीन अपना हिस्सा बताता है लेकिन भारत हर बार खदेड़ देता है। अब जरा सुनिए, वीके चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं कि चीन की नीति का हिस्सा है कब्जा करते रहो, अपना विस्तार करते रहो। अपनी सरहद के हर छोर पर वो यही कर रहा है। सुनिए जरा। चीन एक ऐसा देश है जिसकी विश्वसनीयता पे हर आदमी को संचय होना चाहिए। बहुत लो विश्वसनीयता है और इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है, हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सक्षम भी रहना चाहिए। ऐसा ही ये जो हुआ है वो टेस्टिंग करता रहता है कि यहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है भारत का, और अगर नहीं रहता है तो वो कोशिश करता है कि धीरे धीरे कुछ एरियाज को अपने कब्जे में करे। ऐसे दुश्मन कह लीजिए या ऐसे पड़ोसी जब ऐसे होते हैं तो एक सेना के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो सतर्क रहे। और मुझे बहुत गर्व है जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने इस इनकर्जन का जो दुस्साहस किया चीन ने, उसका मुकाबला किया और इंश्योर किया कि ये जो चीन का दुस्साहस था वो वापस उसी जगह वहां पहुंचना। आपने सोचा है कभी कि आखिर जिनपिंग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों जिनपिंग तवांग में घुसपैठियों को भेज रहे हैं अपनी सेना को? उसके पीछे बड़ी वजह है। वजह यह है कि चीन में जिनपिंग की हालत खराब है। ये देखिए तस्वीर, पिछले दिनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। चीन के अंदर जिनपिंग का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर निकले, जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा अपना घर कैसे संभाले, हालात खराब हो रहे हैं, तानाशाह के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले। ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि जिनपिंग कितने डरे सहमे हैं इस वक्त। जिनपिंग कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे यहाँ के लोगों का जो जहन है, जो दिमाग है, वो डाइवर्ट किया जा सके। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये प्रोटेस्ट, ये बड़ा प्रोटेस्ट सोचिए चीन में, जहां लोग आवाज नहीं उठाते, जहां सोशल मीडिया नहीं है, जहां ट्विटर और फेसबुक जैसी ऐप नहीं है, वहां की मैं आपको बात बता रहा हूं कि वहां जहां राइट्स कुचल दिए जाते हैं वहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जिनपिंग दरअसल इतने परेशान हो गए कि अब कोशिश ये है कि कैसे लोगों का दिमाग दूसरी तरफ डाला जाए। तो जिनपिंग की परेशानी ये है कि वो अपने घर में घिर चुके हैं और अपने घर में घिरने के बाद लोगों को एक नया मुद्दा देना चाहते हैं जिससे लोग दूसरी तरफ सोचें कि हां भारत से लड़ाई हो रही है। देश इस वक्त सोचे भारत और चीन के बारे में। जिनपिंग के खिलाफ लोगों में गुस्सा है।
चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिरती जा रही है। चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिनपिंग नौकरी नहीं दे पा रहे। चीन में विकास की रफ्तार थम गई है और सरकार की नीतियों का विरोध लोग सड़कों पर कर रहे हैं। तानाशाही के खिलाफ लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, कोरोना से जिनपिंग लड़ाई में हार चुके हैं, पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, दुनिया में एक्सपोज हो गए। ताइवान से युद्ध की आशंका भी इस बीच जारी है और इस मुद्दे पर अमेरिका से भी टकराव हो सकता है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट एसबी आस्थाना जो बता रहे हैं कैसे जिनपिंग के बुरे हाल हो चुके हैं। चीन की अंदरूनी हालत इतनी खास नहीं है। वहाँ पर अभी जीरो कोविड में लोग नाराज हैं और इकोनॉमिक हालत भी उनकी इतनी खास अच्छी नहीं चल रही है। तो शी जिनपिंग चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से अगर बाहर कोई एग्रेशन दिखाया जाए तो उससे उन्हें फायदा होता है, क्योंकि 20 कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी उनको जब थर्ड टर्म मिली थी तो उनको इस बात का फायदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो भी स्टोरी बनाई होगी गलवान के बारे में और ताइवान में जो उन्होंने फायरिंग वगैरह की थी, तो उससे उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा हुआ और इसीलिए वो एग्रेशन दिखाना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत अभी ऊपर उभर के आ रहा है, इकोनॉमी हमारी सबसे तेज चल रही है आगे, तो उन्हें वो भी बहुत खास पसंद नहीं आ रही है बात। तीसरी चीज़ ये है कि पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, हमारा इतना अच्छा नहीं था। अब हम लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना रहे हैं, तो क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है तो ये चीज़ भी उसको कोई खास पसंद नहीं आ रही है, तो उसमें भी अगर बाधा पैदा की जाए तो ज़्यादा उनको सूट करता है। और इसी तरीके से जो अभी एक्सरसाइज हुई थी अमेरिका के ट्रुप्स के साथ में हाई ऑल्टीट्यूड में, वो भी उनको कोई खास पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ताल। ये है जिनपिंग की परेशानी की वजह। अब आपको बताते हैं भारत में बहुत गुस्सा है। जो कुछ हुआ उसके बाद भारत में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये देखिए जरा, जम्मू की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जिनपिंग की तस्वीरें, हाथ में नारेबाजी जिनपिंग के खिलाफ, चीन के खिलाफ, कि चीन ऐसी हिमाकत आखिर कैसे कर सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ, और कड़ा जवाब देने की जरूरत है। ये जम्मू के प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ जम्मू नहीं, मुंबई में भी प्रोटेस्ट हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाई जाए। ये तस्वीरें जम्मू की दिख रहा है, मुंबई की तस्वीर। अगली तस्वीर प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ है। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, राजीव साहू लिख रहे हैं, 300 से अधिक चीनी जवान बुरी तरह से पिटे। रूप किशन सैनी ने लिखा, 1962 का नहीं, ये 2002 का भारत है। चीन भारत से युद्ध 2022 का भारत है। चीन भारत से युद्ध करने की सोच भी नहीं सकता है। स्मिता ने लिखा, आधी रात चीन की हड्डी तोड़ पिटाई हो गई है। राजेश लिख रहे हैं, चालबाज चीन भरोसे के लायक नहीं है। सुमित ने लिखा है, तवांग सेज हाय। ये इसलिए लिखा है, आपको याद होगा ऋचा चड्ढा ने लिखा था गलवान सेज हाय। लेफ्टिनेंट जनरल के बयान पर ऋचा ने ट्वीट किया था उस वक्त। पीओके वाले बयान पर ऋचा का ट्वीट था गलवान सेज हाय। अब तवांग में पीटा है तो ऋचा के संदर्भ में ही लिखा गया, अब तवांग सेज हाय, कि कैसे मारा भारतीयों ने। विवाद के बाद ऋचा ने उस वक्त माफी मांग ली थी, बाद में ट्वीट को हटा लिया था। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, जहां तवांग में जहां ये झड़प और लड़ाई हुई, भारत के लोगों में गुस्सा आक्रोश है। भारत का हर शख्स तैयार है बॉर्डर पर जाकर लड़कर चीन को जवाब देने के लिए। लेकिन तवांग में क्या फीलिंग, जो लोग तवांग में रहते हैं उनमें कितना गुस्सा है? क्या तवांग के लोग भी बंदूक उठाकर चीन से दो दो हाथ करने को तैयार है? पहली बार आप टीवी पर सुनने जा रहे हैं तवांग के लोग क्या कह रहे हैं। इंडियन आर्मी तो ऐसे बहुत तगड़ा है। इंडियन आर्मी जो चाइना वाला है वो तो बहुत गंदा है। यहाँ में जो जब तक इंडियन आर्मी है तब तक तो चाइना का कुछ चलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो जब तक यहाँ पे अभी इंडियन आर्मी है तब तक हम लोग सुरक्षित है। और इंडियन आर्मी ने चाइना को ऐसे खदेड़ा है कि वो वापस आ नहीं पाएगा। चाइना ने जो अटैक किया है वो इतना ठीक नहीं किया है। हम लोग का इंडियन आर्मी तो बहुत तगड़ा है, उन लोग को बार बार भगाता है, फिर भी आता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है।
उन लोग को अच्छा मतलब ये सिखाया है हम लोग का इंडियन आर्मी, और उन लोग का भरोसे से हम लोग तो बहुत सुरक्षित हूँ। इंडियन आर्मी जो काम करते हैं, चाइना लोग ने जो यहाँ पर इंडियन आर्मी का ऊपर में जो खतरा बन रहा है, तो इंडियन आर्मी इतना अच्छा काम करते हैं जो वो लोग को हमेशा भगाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोगों में गुस्सा है, तवांग पर झड़प हो गई और उसके बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई। जो कुछ हुआ बॉर्डर पर, बड़ी बैठक हुई जिसमें खुद एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में क्या हुआ कि आगे कैसे प्लान ऑफ एक्शन होगा, कैसे तैयारी होगी, कैसे चीन को जवाब दिया जाएगा, यह बड़ी बैठक खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली। देखिए जरा, यह बड़ी बैठक हुई। तवांग में झड़प के बाद दिल्ली में बैठक बुलाई गई और राजनाथ सिंह ने यह हाई लेवल मीटिंग ली। संसद में बयान से पहले राजनाथ सिंह ने जानकारी ली। उसमें खुद एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, उसमें सीडीएस अनिल चौहान शामिल थे। इनसे पूछा कि क्या हुआ तवांग में। तीनों सेना के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। एलएसी पर ताजा हालात की जानकारी उन्हें दी गई और इसके बाद राजनाथ सिंह 10:30 बजे संसद भवन पहुंचे। तवांग में हुई झड़प पर संसद में उन्होंने बयान दिया है। भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई थी, हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। सुनिए जरा संसद में रक्षा मंत्री का बयान। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, लेकिन इस बयान के साथ ही एक्शन शुरू हो गया। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है, आपको बता दें सीधे बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है कि S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी शुरू हो गई है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बॉर्डर पर होगी। असम रीजन में तैनात किए जाएंगे S-400। आइए आपको बताने जा रहे हैं ये S-400 है क्या। ये जो आप देख रहे हैं ये है S-400 डिफेंस सिस्टम का मतलब चीन से जैसे ही मिसाइल आएगी ये S-400 पहले से अलर्ट होकर यहां से मिसाइल दागेगा, जो चीन की मिसाइल को, चीन के लड़ाकू विमान को आसमान में ही गिरा देगा। रूस से भारत ने ये S-400 खरीदे, इनकी तैनाती बॉर्डर पर होने जा रही है। और बड़ी खबर एक्शन से जुड़ी एक और आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद से एक्शन शुरू हुआ है कि लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे। वायुसेना अलर्ट पर है कि अब विमान तैनात किए जाएंगे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इंडियन एयरफोर्स ये आप देख रहे हैं सुखोई की तैनाती होने जा रही है। ये सुखोई 30 है जो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी है, सामरिक लिहाज से भी, ताकत के लिहाज से भी। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कहां इन लड़ाकू विमानों की तैनाती कहां होने जा रही है। अब जो तवांग में झड़प हुई है, भारत ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्लान में वो जगह चिन्हित कर ली गई हैं जहां इन लड़ाकू विमानों को तैनात करना है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में हाशीमारा एयरबेस है, वहां रफाल तैनात कर दिया गया हाशीमारा में। उसके बाद देखिए असम के झाबुआ में एयरबेस है, यहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती होगी। उसके बाद असम में देखिए तेजपुर एयरबेस पर सुखोई 30 की तैनाती होगी। यहां क्यों?
क्योंकि चीन यहीं पर हरकत करता है, यहीं अरुणाचल है, यहीं से नजदीक तवांग है। चीन की हरकत होते ही एयर डिफेंस सिस्टम उसके फाइटर को मार गिराएगा। S-400 जो असम में होगा, असम के तेजपुर में सुखोई 30 होगा जो उनके फाइटर को खदेड़ देगा। रफाल जो फ्रांस से लिया है भारत ने, उसने भी इतनी ताकत है, उसका खौफ इतना है कि चीन पाकिस्तान पहले ही से ही उनको पसीने आ जाते हैं रफाल के नाम से। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रफाल की वो तस्वीरें जो दुश्मन को डरा देती हैं। ये आप देख रहे हैं रफाल की कलाबाजियों से आपको अंदाजा होगा रफाल की ताकत का। देखिए ये है रफाल, आसमान का वो बाज है ये कि दुश्मन देखते ही खौफ खाता है रफाल से। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस बीच कि 40 घंटे में एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास होना है। 40 घंटे में एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास होने वाला है और ये जो है अरुणाचल में संभव है। ये 2 वॉर रिहर्सल होने वाले, अब से कुछ घंटों में ये वॉर रिहर्सल शुरू होने वाला है जो चीन को डराएगा। और ये वॉर रिहर्सल तो डराएगा लेकिन खासतौर पे कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं फाइटर्स हमारे। कॉम्बैट पेट्रोलिंग क्या होता है? लड़ाकू विमान से कॉम्बैट पेट्रोलिंग होती है। बहुत दिलचस्प है, आपको बताने जा रहा हूं। कुछ इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये जो लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं यहां से वहां तक आसमान में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इसी को कहते हैं कॉम्बैट पेट्रोलिंग। तवांग पर जो लड़ाई शुरू हुई उसके बाद ये कॉम्बैट पेट्रोलिंग शुरू की गई। ये कॉम्बैट पेट्रोलिंग के बाद चीन को अपनी औकात समझ आई। अब होता क्या है ये जरा आपको बताता हूं। कॉम्बैट एयर पेट्रोल का मतलब है जंगी उड़ान। इसमें लड़ाकू विमानों के लिए बाकायदा मिशन तय होता है। जो विमान यहां उड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट को खास जिम्मेदारी सौंपी जाती है, किसी निश्चित इलाके की निगरानी की जिम्मेदारी कि इस पूरे इलाके की अब आपको निगरानी करनी है। वॉर जोन जहां युद्ध हो रहा हो, जमीन या समुद्र की हिफाजत की जिम्मेदारी इन फाइटर्स की होगी। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑर्डर मिला है और घुसपैठ करने वाले विमान को मार गिराने का आदेश है। तवांग की झड़प के बाद यह कॉम्बैट पेट्रोलिंग हो रही है और दुश्मन का कोई लड़ाकू विमान दिखाई देगा, कोई जहाज, उसे मार गिराएगा भारत। दुश्मन के फाइटर को गिरा देगा। कॉम्बैट एयर पेट्रोल जमीन समुद्र दोनों में लॉन्च होता है। और इसके अलावा इसे मूव कीजिए, ये तैयारी कॉम्बैट के जरिए कर ली गई है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, न सिर्फ आसमान में, न सिर्फ समंदर में, बल्कि जमीन पर भी इसी तरह की तैयारी है। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बॉर्डर की तरफ भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, हमारे सहयोगी मृदुल ने यहां से रिपोर्ट भेजी है। उनकी रिपोर्ट देखिए जरा, उनके सामने ये डिप्लॉयमेंट हो रहा था, सुनिए। और देखिए आपको ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। इस समय आखिरी चेक पॉइंट पर हम मौजूद हैं। सेना के जवान जो हैं किस तरीके से टुकड़ी जा रही हैं ये आप देख सकते हैं। और एहतियातन जब से डोकलाम का संघर्ष हुआ था उसके बाद इसी पॉइंट पर जो है भारतीय सेना के जवानों ने अपनी गश्त को बढ़ा दिया है। और विशेष तौर पर उस जगह पर इस गश्त को बढ़ाया गया है जहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं होता है, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय सेना के जवान आसपास पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर डटे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा जो सेना का कॉन्वॉय है हम आपको दिखा रहे हैं, जो लेह की तरफ इस समय नीचे की ओर जा रहा है। अभी ऐसा ही जो गश्त करती हुई सेना की टुकड़ी थी वो ऊपर की ओर गई है। और ऊपर की ओर इस समय ठंड ज्यादा होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के जवान हैं जो भारत की रक्षा के लिए सीमा पर इस समय तैनात हैं। तो मृदुल की रिपोर्ट आप देख रहे थे LAC से। भारतीय बॉर्डर्स पर रिपब्लिक की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। तवांग में हमारे रिपोर्टर हैं, LAC पर जहां मृदुल मौजूद है, लेह लद्दाख वहां हमारे रिपोर्टर हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, ये वीडियो वायरल है और बताया जा रहा है ये वीडियो उसी झड़प का है। इसकी हम पुष्टि नहीं करते, सोशल मीडिया पर वायरल है और कहा जा रहा है ये उसी झड़प का वीडियो है। इधर चीनी थे, दूसरी तरफ देखिए डंडा लिए भारतीय जवानों के पास डंडे हैं और डंडों से कुटाई भी शुरू हो गई है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए, कुटाई की तस्वीरें जरा देखिए। पहले बताया जा रहा है भारतीय जवान तबीयत से कूट रहे हैं। पीछे से देखिए जरा, चीनी जवान आ रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो चीनी सैनिकों की कुटाई का है, आगे बढ़ रहे थे। बाकायदा वहां पर कटीली तारें लगी हुई थी
चीन के जवान आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय रोक रहे हैं। देखिए सबने लाठियां चलाई एक एक करके, उसके बाद ये पीछे हुए। आप देख रहे हैं रॉड से पिटाई हो रही है और इस पिटाई के बाद सब भागे पीछे। ये सब 17,000 फीट पर चढ़कर आए थे। और सुनिए जरा एम्बियंस बढ़ाइए इसका। ये दोबारा नहीं उड़ गए। मगर जाओ, मगर थोड़ा जा, फिर आगे आगे तक। ओ बस करो। ये दावा किया जा रहा है ये वीडियो उसी झड़प का है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। बस पर हो जो। और आइए अब आपको बताता हूं कि भारतीय सेना की तैयारी क्या है। भारतीय सेना ने जो तैयारी की है बॉर्डर के आसपास कि हमारे विमान फौरन पहुंच सके, उसकी तैयारी की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं न्योमा एयरफील्ड, आप देख रहे हैं चीन के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। भारत ने इस एयरफील्ड को अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड मतलब हर तरह का लड़ाकू विमान यहां उतर सकेगा। चीन डर इसीलिए रहा है। चीन अब तक खामोश रहता था, अब डर के पीछे वजह यह है, हटाइए ग्राफिक्स, ये डर के पीछे वजह यह है, ये आप देख रहे हैं ये न्योमा एयरफील्ड आप देख रहे हैं इस वक्त। इस एयरफील्ड पर तैयारी यह है कि जैसे ही चीन हरकत करेगा भारत उसका जवाब देगा। ग्राफिक्स हटाइए, हम आगे बढ़ेंगे अगली की तरफ, आपको बताएंगे सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स की तरफ कि आखिर कैसे चीन को जवाब देने की हिंदुस्तान ने तैयारी की है। उसके पीछे उस तैयारी में क्या क्या किया गया है ये मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं। देखिए उस तैयारी में पूरी एयरफील्ड को अपग्रेड करना शामिल है। ये आप देख रहे हैं ऐसे हेलीकॉप्टर आकर उतारे जा सकेंगे और इधर ये पूरी एयरफील्ड तैयार की गई। भारत चीन एलएसी पर कई हेलीपैड्स बना दिए गए हैं। तेजी से सेना हथियार पहुंचा सकेगी और सेना अब तक हथियार पहुंच सकेंगे। चीन की हरकत पर भी नजर रखी जा सकेगी। न्योमा एयरफील्ड बहुत अहम है क्योंकि सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है जिनपिंग से और चीन से। न्योमा में पहले से एयरफील्ड मौजूद है दरअसल, और अब उसे पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एयरफील्ड को अपडेट करेगी, अपग्रेड करेगी। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी तैनात किए जाएंगे। पहले चिनूक यहां तैनात हो चुके हैं इस एयरफील्ड पर। MI-17 से लेकर अपाचे तक की तैनाती यहां हुई है। गरुड़ स्पेशल फोर्स ऑपरेशन भी कर चुका है। यह तैयारी इस एयरफील्ड पर की गई है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस स्थिति पर, इस हालात पर। 100 साल से ज़्यादा पुराना है। 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत और इंडिया के बीच में, जिसके बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैकमोहन लाइन बोलते हैं वो ड्रॉ हुआ था। उन दिनों के मैप में ये एक मोटा पेन में इंक में किया था जो कि ग्राउंड पे 6 से 8 किलोमीटर है। तो ग्राउंड पे ये तय नहीं हुआ है कि कौन सा जगह किस तरफ है, ये कभी फाइनली डिमार्केट नहीं हुआ है। सो ये वो मामला है और इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई एक्शन होता रहा है। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी का मसला जो है वो किसी लड़ाई से नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बातचीत से ही होगा। एक बड़ा रोल भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कर रहा है। G20 में हमने जो देखा जिस तरीके से मोदी जी का एक बड़ा रोल था उसके अंदर, जिसको कि अमेरिका और यूरोप के और बाकी सभी देशों ने सराहा। फिर उसके अलावा यही नहीं बल्कि अर्ध विकसित देशों के लिए भी जो भारत ने उनकी सपोर्ट के लिए काम किया है वो भी बड़ा सराहनीय है। तो दोनों लेवल के ऊपर लगता है कि चाइनीज नहीं चाहते कि भारत कोई एक बड़ा लीडर और या एक बड़ी इकोनॉमी की शक्ल में ही इमर्ज कर पाए। तो मुझे लगता है उसके लिए भारत हालांकि पूरी तरह से तैयार है। ये तो बात हो गई तवांग, घुसपैठ, जवाब और तैयारी की, लेकिन सियासत भी होनी है भारत में। तो जमकर सियासत भी हुई, बैठे बिठाए
उन लोगों को मौका मिल गया जिनको अब तक मौके नहीं मिल रहे थे। संसद में हंगामा हुआ जमकर, चर्चा होने का। इस हंगामे के बाद दोनों तरफ से वार और पलटवार हुआ। कांग्रेस ने क्या कहा ये आपको बताऊंगा और बीजेपी ने क्या पलटवार किया। उसके बाद राहुल का विवादित बयान सुनाऊंगा जिसमें राहुल कह रहे हैं कि जूते मारकर सेना से बाहर कर दिया जाएगा। पहले ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार भारत चीन विवाद पर चर्चा नहीं चाहती है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस का चेहरा आज उजागर हो गया है। खड़गे ने कहा रक्षा मंत्री ने बयान दिया और सदन से बाहर चले गए। अमित शाह ने कहा वो चीन से दोस्ती करती है कांग्रेस और पैसे भी लेती है। मूव कीजिए इसे, अगला ग्राफिक्स। इसके बाद अमित शाह ने कहा मोदी सरकार 1 इंच भूमि से भी समझौता नहीं कर सकती है। पी चिदंबरम ने कहा हमें संसद में बोलने का मौका मिलना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा तवांग में चीन को अतिक्रमण से हमारी सेना ने रोका है। चिदंबरम ने कहा यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। राजनाथ सिंह ने कहा हमारा कोई जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ओवैसी ने कहा सरकार चीन के सामने सरेंडर कर चुकी है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कुछ लोग सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। ओवैसी ने कहा पीएम चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। धामी ने कहा ऐसे लोग सेना पर भी सियासत से बाज नहीं आते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पाक के साथ हमारे संबंध खराब हैं और इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा भारत ने चीन को अपनी ताकत का। उमर अब्दुल्ला ने कहा गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा भारत ने चीन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनवाते हैं खड़गे ने क्या कुछ कहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, ओवैसी ने क्या कहा और रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं। चाइनीज का घुसपैठ हुआ है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे। वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। शक्तिशाली शौर्यमयी सैनिकों का और सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने लाठी डंडों से पीट करके उन सैनिकों को खदेड़ करके वापस अपनी चौकियों तक जाने को मजबूर किया और उसमें चीन के अनेक सैनिक जो हैं वो घायल हुए। भारत का एक भी सैनिक कहीं भी किसी तरह से हताहत नहीं हुआ है कि देश की 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। ये 2017 से बराबर हो रहा है और हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना चाइना के खिलाफ वो नहीं दिखा पा रहे हैं। आप बताते नहीं है पार्लियामेंट को, क्यों छुपाने की बात क्या, डर क्यों रहे प्रधानमंत्री? तो ये बिल्कुल गलत है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में हम जमीन हमारी बार बार जा रही है। भारतीय सेना ने पहले गलवान में चीन को जबरदस्त जवाब दिया, अब तवांग के अंदर जबरदस्त तरीके से चाइनियों को खदेड़ के वापस उनके क्षेत्र में धकेल दिया गया है। सोचिए जब सेना सरहद पर लड़ रही है तो राहुल का एक बेशर्म बयान मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। कोई भी शख्स अपने देश की सेना के लिए, अपने देश के जवानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसने 60 साल से ज्यादा देश पर राज किया होगा और वो परिवार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सेना के लिए कर रहा है। सुनिए जरा। अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना। इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे और फिर तुम्हें जो करना है कर लो। रोजगार मिले ना मिले मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 4 साल मिलेंगे, 4 साल के बाद आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाला। अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना। इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे और फिर तुम्हें जो करना है कर लो। सोचिए राहुल अग्निवीर सेना के जवानों के लिए जूते जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या देश के बारे में सोचेंगे, क्या राष्ट्र के बारे में, क्या जवान के बारे में? और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन का इनका कनेक्शन क्या है ये मैं बताने जा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए जरा, 2008 की है। राहुल गांधी बैठे, जिनपिंग खड़े हैं, सोनिया गांधी है और आनंद शर्मा खड़े हैं। 2008 में किसके राहुल गांधी का 2008 में रोल क्या था ये कोई नहीं जानता है। देखिए जिनपिंग से मिल रहे हैं,
किस नाते से मिल रहे थे यह भी कोई नहीं बता सकता, लेकिन राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे। 2008 की तस्वीर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। डोकलाम में भारत और चीन के जवान जब लड़ रहे थे, जिस दौरान 2017 में, ये देख रहे हैं, डोकलाम में जब लड़ाई हो रही थी तो राहुल गांधी चीन के दूतावास में थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, राहुल गांधी की तस्वीर देख रहे हैं 2017 में, वहां लड़ाई हो रही थी, राहुल गांधी यहां चाइनीज एम्बेसी में मौजूद थे। यह है कांग्रेस और चीन का कनेक्शन। राहुल गांधी वो है, आपने सुना होगा उनका एक बयान, जब राहुल गांधी ने कहा था चाइना के पास विजन है, चाइना के पास सोच है, भारत के पास कोई सोच नहीं है। एक नेता जो भारत का ऐसे अपमान करता है। अब मैं आपको जरा फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर और दूसरी बैक टू बैक प्ले कीजिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, ये आप राहुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजीव गांधी फाउंडेशन। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है ये चीन से पैसा लेती है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से लाखों रुपया लिया है और इसलिए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी चीन का गाना गाती है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है। गृह मंत्री होने के नाते बयान, इसके मायने आप समझ सकते हैं। देखिए क्या कुछ कहा है अमित शाह का कांग्रेस पर यह सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा गांधी परिवार ने चीन से पैसे लिए और राजीव गांधी फाउंडेशन को यह पैसा मिला है। आरजीएफ को चीन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिले हैं। 2005 और 7 के दौरान आरजीएफ को पैसे दिए गए हैं। साथ ही साथ आरजीएफ ने शोध के नाम पर चीन से ये पैसे लिए, जिसमें एफसीआरए का सरासर उल्लंघन किया गया है, वो कानून जो विदेश से पैसा लेने का जो कानून है। अब सरकार ने कार्रवाई की है तो बौखलाहट है। कांग्रेस पर देश के नुकसान का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ कहा कांग्रेस राज में चीन ने भारत की जमीन हड़प ली। तब चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन हड़प ली थी। उस दौर में गलवान में हमारे जवान पीएलए के साथ आमने सामने थे और तब कांग्रेस के लोग चीन के नेताओं के साथ मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। शाह ने दोस्ती के लिए जमीन बेचने का भी आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर लगाया। कहा कांग्रेस ने दोस्ती के लिए देश को नुकसान पहुंचाया है, दोस्ती के लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता छोड़ दी। सुनिए, गृह मंत्री का अब तक का सबसे बड़ा हमला है कांग्रेस पार्टी पर, सुनिए जरा। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास को अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? तो गृह मंत्री को आपने सुना। गृह मंत्री ने कांग्रेस की पूरी पोल खोल दी और चीन के साथ उनका जो इश्क है वो भी दुनिया के सामने लेकर आए कि आखिर चीन के साथ लड़ाई में सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस पार्टी को क्यों होता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मांगी नौकरी तो मिली लाठी। ये नीतीश बाबू के राज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई है पुलिस ने। ये रोजगार मांग रहे थे, ये बेगुना नौकरी मांगने गए थे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, जोर जोर से चिल्लाते हैं कि नौकरी दो, नौकरी दो। उनके राज में नौकरी के नाम पर लाठियां मिल रही हैं। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, लाठियां चल रही हैं। और आइए, नीतीश कुमार अब तैयारी कर चुके हैं शायद पॉलिटिकल संन्यास लेने की। आज उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। ऐलान यह था कि अब वो जो ताज है, वो अगला ताज अब तेजस्वी के सर पर सजाएंगे अगर सीटें जीतते हैं बिहार में बहुमत के लिए। ये देख रहे हैं आप, हुआ ये आज की बड़ी खबर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है। बयान यह है कि 2025 का जो चुनाव है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
नीतीश ने कहा मुझे अब किसी पद की चाहत नहीं रही है और सीएम और पीएम पद का उम्मीदवार भी मुझे नहीं बनना है। पूरी तरह से संन्यास ले लिया लग रहा है। पटना में महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक हुई। सभी विधायकों के सामने नीतीश कुमार ने बातें कही हैं। पहले भी तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात नीतीश कुमार कह चुके हैं। नीतीश के ऐलान के जो सियासी मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। बिहार तेजस्वी को सौंप देंगे तो खुद क्या दिल्ली में आकर रहेंगे, ये डील हुई है नीतीश तेजस्वी के बीच। 2024 में पीएम मोदी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी। इससे पहले 2014 में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना है वो कह चुके हैं। कुडनी उपचुनाव में जेडीयू की हार से भी नीतीश की टेंशन बढ़ गई है। कुडनी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। जेडीयू आरजेडी गठबंधन के बावजूद जीत नहीं मिली नीतीश को। 2024 में बीजेपी को चुनौती देना नीतीश के लिए आसान नहीं है, इसलिए तय कर लिया है कि अब 25 में जो चुनाव होगा, बहुमत आया तो मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। सुनिए जरा। सब तेजस्वी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सब कहा है। अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व करबे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। नहीं, अभी तो हम लोग मिलकर के देख रहे हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, उस चुनौती का सामना करना है। आगे का बात आगे है, देखा जाएगा। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तो बिहार के नतीजों के बाद यह पता चलेगा कि नीतीश कुमार वाकई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे या सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन कब पलट जाए कोई नहीं जानता। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022